नमस्कार, मैं हूं कौस्तेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। इनसे मिले के सेगमेंट में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन बसंत कुमार। बसंत कुमार जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बसंत कुमार जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। बसंत कुमार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और नमस्कार। बसंत जी, अभी जो स्थिति बन गई है भारत और चीन के सीमा पर, आपसे बेहतर इस स्थिति को कोई समझ नहीं सकता है। आपको एक ताजा अपडेट बता दें कि अभी हमारे प्रधानमंत्री लद्दाख के दौरे पर हैं। अभी वो जो हमारा जो सीमा का जो एरिया है वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं। हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। हमारे वहां तमाम सैनिक और सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? इस तनाव के बीच प्रधानमंत्री का अचानक से सीमा पर पहुंचना, आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये एक लीडरशिप क्वालिटी है। ये लीडरशिप क्वालिटी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री में है और ये बहुत आवश्यक था, बहुत जरूरी था सेना के मनोबल के लिए। और साथ ही साथ जो भारत में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो बातें हो रही हैं, उस सबको ध्यान में रखते हुए ये बहुत आवश्यक कदम था। और एक जो लीडर होता है ना, ट्रू लीडर, उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। अच्छा, अभी जो स्थिति बन गई है वहां गलवान घाटी में, जो 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात में जो घटनाएं घटी और उसके बाद जो एक तनाव पैदा हो गया है भारत और चीन के सीमा पर, आप चूंकि एयरफोर्स में रह चुके हैं, आप बड़े अधिकारी रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है, आपके नजरिए से स्थिति कितना तनावपूर्ण है? कहां तक जाएगा ये, क्या लगता है आपको? देखिए, ये अनसर्टेनिटी है। ये सर्टेनिटी नहीं है। युद्ध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अभी चाइना हमारे ऊपर में एलिगेशन लगाता है कि हम उनके एरिया को इनक्रॉच कर रहे हैं और हम उनसे अक्सर चीन को छीनना चाहते हैं। और हम उनको बोलते हैं आप इनक्रोचमेंट करते हो और आप मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हो। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बट हकीकत यह है कि वहां पे तनाव है। अभी तक जो चाइनीज हर काम को इजीली कर लेते थे, कुछ सालों से वो नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा पहले भी इस रीजन में जहां जहां उन्होंने कोशिश किया उनको रेसिस्टेंस मिला। नहीं, एक जो बड़ी बातें अभी जो आ रही है कि जो तनाव की जो वजह है वो फिंगर पॉइंट जो बताया जा रहा है 2 से लेकर के 8 तक, ये कारण बताया जा रहा है। लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये कारण नहीं है। कारण असल में ये है कि भारत ने सीमा के सटे हुए भारतीय क्षेत्र में हम अपने जमीन पर जो सड़क का निर्माण करना शुरू कर दिए हैं, जिससे हमारे सैनिकों की वहां पहुंच आसान हो जाएगी, जिससे हमारे जो सैनिक साजो सामान है उसकी पहुंच आसान हो जाएगी, जिससे उनके विस्तारवादी नीति को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। तनाव का असली कारण ये है। आपको क्या लगता है कि कौन सा कारण है आपके समझ से तनाव का? देखिए, तनाव के लिए एक बहाना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एक सीज फायर लाइन है। थोड़ा इतिहास में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट 2 रीजन में ज्यादा है। एक अरुणाचल प्रदेश में और दूसरा लेह लद्दाख रीजन में। और शुरू से 1962 वॉर भी इसी के कारण हुई। चाइना की पॉलिसी है, आपको पता है कि 1950 में चाइना ने तिब्बत पे अटैक करके तिब्बत को जीत लिया और तब तिब्बत को अपने साथ में रख लिया। आज तक तिब्बत के ऊपर उसकी हुकूमत है। मंचूरिया को उसने कब्जा कर लिया। जितने भी पड़ोसी हैं इंक्लूडिंग यूएसएसआर से उसका तनाव रहा है। और 1996 में यूएसएसआर आज ही दावा कर दिए हैं, आज ही कर दिए हैं दावा। रसिया के भी कुछ जमीन पर आज दावा कर दिए हैं, आज ही की। बिल्कुल। और तब जबकि 2006 में 96 में दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ, ट्रीटी साइन हुआ और 2006 में वो फाइनलाइज हो गया। बावजूद इसके म्यांमार के ऊपर में, भूटान के ऊपर में, नेपाल के ऊपर, वो सबके साथ डिस्प्यूट करता है। हमारे साथ भी डिस्प्यूट जो है उसका प्राइमरी जो कारण है ना, जो बताया जाता है प्राइमरी, वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। आपको याद होगा
कि जो भूटान से पश्चिम और अरुणाचल के ऊपर में जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। अब इंडिपेंडेंस हुआ और ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ बिटवीन ब्रिटिशर्स, तो वही था हमारा सीमा रेखा, तो वो हमारी सीमा रेखा थी जिसको अभी वो नहीं चाइना उसकी जुदाई करता है। 1914 में शिमला एग्रीमेंट हुई थी। उस शिमला एग्रीमेंट में जो तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव थे और जो भारत के थे ब्रिटिश इंडिया का, दोनों का सिग्नेचर है। उसमें चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव भी थे, लेकिन चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव ने उसका विरोध किया, उस पर साइन नहीं किया। एक नक्शा पे साइन किया, दूसरे जो डिटेल नक्शा था साइन नहीं किया। लेकिन वो बोलता है चाइना कि तिब्बत उस समय ऑटोनोमस नहीं था, जबकि तिब्बत एक ऑटोनोमस कंट्री था, बट एक कमजोर कंट्री था। और तिब्बत पे चाइना ने कब्जा किया 1950 में और ये एग्रीमेंट साइन हुआ 1914 में। सिमिलरली जो लद्दाख का रीजन है जहां पे अक्सई चीन और ये है, उसके ऊपर दो लाइन है। एक जॉनसन लाइन है जो 1856 में बना, और दूसरा एक लाइन उस पर डिस्प्यूट डाला चाइना ने। फिर चाइना और ब्रिटिश इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे हो गए, तो 1896 में फिर से रीसर्वे हुआ और उस सर्वे में अक्सई चीन का मैक्सिमम पार्ट जो मिस्टर मैकडोनल्ड थे, उन्होंने चाइना का बता दिया और कुछ भाग इंडिया का। चाइना बोलता है हम मैकडोनल्ड लाइन पर विश्वास करते हैं, इंडिया बोलती है कि नहीं हम जॉनसन लाइन पर विश्वास करते हैं। ये तो रही इसका बैकग्राउंड, इसका हिस्टोरिकल फैक्ट। बट सच ये है कि चाइना को आज इंडिया से रेजिस्टेंस मिल रहा है और इंडिया भी एक सुपर पावर है, ये मानना पड़ता। पहले लद्दाख और अरुणाचल रीजन बिल्कुल नेग्लेक्टेड रहा। पार्लियामेंट में नेहरू जी ने भाषण में बोला वहां तो एक तिनका नहीं उगता है, वहां किस लिए डेवलपमेंट। इतिहास पर हम लोग जाएंगे, लेकिन हम आपसे जो जानना चाहते हैं, जो दर्शक भी समझना चाह रहे हैं, कि जो बातें अभी हो रही है कि चाइना का जो ताकत है, जो उनके पास जो फोर्स है, उनके पास जो क्षमता है, उसके सामने हम कहाँ हैं? हम उनसे कम नहीं है। चाइना का फोर्स हमसे बड़ा है, इस पर मत जाइए। जिस थिएटर में वॉर होगा, चाइना का बॉर्डर 14 और कंट्री से लगता है और कोई इसके दोस्त नहीं है 2-3 छोड़ के। तो वहां से क्या चाइना अपनी आर्मी को हटा लेगी? जिस थिएटर में वॉर होना है, उस थिएटर में जितना सैनिक चाइना के पास है उतना सैनिक मेरे पास है। सीमा का जो विवाद है उसके अतिरिक्त भी विवाद है। जैसे सिंगापुर सीमा नहीं मिलता है लेकिन विवाद है, जैसे इंडोनेशिया सीमा नहीं मिलता है लेकिन विवाद है। तो इस तरीके से हम जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 22 देशों के साथ उनका विवाद चल रहा है। 24 देशों के साथ विवाद चल रहा है, लेकिन 14 से तो उसकी सीमा मिलती है, जल सीमा और थल सीमा। तो कोई उनके साथ नहीं, पूरा दुनिया आज उनके खिलाफ है। लेकिन चाइना जो है ये एक रॉक कंट्री, जैसे मैंने बताया आपको कि 1969 में ज़ेनबाओ आइलैंड पे रशिया से भी इसने लड़ाई किया है, छोटा लड़ाई हुआ है। इसके बाद इसने वियतनाम से भी लड़ाई किया 69 में और वियतनाम से हार गया। वियतनाम ने इसको हरा दिया, छोटे कंट्री ने। तो ये इसकी पॉलिसी है। आपने जो सवाल किया जी कि सड़कें बन रही हैं, ये सही बात है। इसी पे मैं आ रहा था कि नेहरू गिरिज्म में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। बाद की जो कांग्रेस सरकार आई उसमें जो डेवलपमेंट हुआ बहुत स्लगिश था। लेकिन जब वाजपेयी जी की सरकार आई और उसमें जॉर्ज फर्नांडिस साहब रक्षा मंत्री थे, तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब बराबर सियाचिन और बाकी एरिया का विजिट करते थे। उन्होंने देखा कि इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है। उन्होंने 66 रोड्स को मार्क किया था कि हाँ हमें रोड बनाना है और काम शुरू भी हुआ। लेकिन फिर से जब कांग्रेस की सरकार आ गई बहुत धीमा हो गया। मोदी जी जब आए 2014 में तो रैपिड काम हुआ और आज की तारीख में 2017 से इस पे बहुत ज्यादा फंड दिया गया। ये 73 रोड्स जो बनाए जा रहे हैं उसमें 34-36 कंप्लीट हो चुके, बाकी भी कंप्लीट हो जाएंगे। बीआरओ बना रही है इसमें। इस सड़क के बन जाने से हमारी स्थिति वहां कैसी हो जाएगी? बिल्कुल हम जिस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे ये स्कर्मिश हुआ है,
हम वहां तक सीधे पहुंच जाएंगे और वहां से अक्सर चीन में भी चले जाएंगे। तो ये जो गलवान वैली है उसमें गलवान नाला और श्योक नदी के ऊपर में जो पुल बनाना था 8 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, एक तो रोड हमने बनाया वो ओल्डी तक रोड बनाया, लेकिन ये 8 किलोमीटर का जब हम बढ़ रहे थे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के ऊपर में तो उनका विरोध हो रहा था। लेकिन ये स्किर्मिश के 3 दिन बाद हमने उस पे बेली ब्रिज बना दिया, हमने बेली ब्रिज बना दिया और हम बनाते जा रहे हैं और हम बनाएंगे, इसलिए कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का उस एरिया में, तभी हम ओवर लड़ पाएंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और जानना चाह रहे थे कि अगर यहाँ चीन के साथ हमारा तनाव बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या करेगा? देखिए, हम ढाई फ्रंट के लिए तैयार हैं और ये अभी तैयार नहीं हुए हैं, हम सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। ढाई फ्रंट 2.5 फ्रंट। ढाई फ्रंट का मतलब एक चाइना, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा इंटरनल। अच्छा, तो हम ढाई फ्रंट पे लड़ने को तैयार हैं और हमारी तैयारी है, ये हमारी स्ट्रेटजी है और हम तैयार बैठे हैं। तो क्या लगता है कि अगर यहाँ कुछ तनाव हुआ या कुछ तनाव ज्यादा बढ़ गया, तनाव तो है ही लेकिन तनाव कुछ ज्यादा बढ़ गया, स्थिति युद्ध तक पहुंच गई, तो दुनिया के अन्य देशों की जो जिस तरीके का बयान आ रहा है, अमेरिका का बयान आया है, अभी आपने देखा होगा फ्रांस का आया है, ऑस्ट्रेलिया का आया है, तो क्या लगता है ये विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, हो भी सकता है, ये तो एक अनुमान है, ये एक स्पेकुलेशन है, एक अनुमान है। जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत सोचना है कि चाइना अपने इकोनॉमी को डैमेज नहीं करेगा। चाइना की इकोनॉमी हमारे से 6 टाइम्स ज्यादा है, पूरा दुनिया में व्यापार कर रहा है, आज पूरी दुनिया चाइना के अगेंस्ट में खड़ी है। चाइना अपना रेपुटेशन बिल्टअप करना चाहेगा, न कि खराब करना चाहेगा। ये एक डाइवर्ट करने वाली सिचुएशन मान सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो नजर है ना कोविड-19 से हटा के डाइवर्ट करके, क्योंकि पूरा लोगों को यह विश्वास है, रीजनेबल बिलीव है कि ये कोविड-19 ये अपने से नहीं हुआ है, क्रिएटेड है, ये लैब में क्रिएट हुआ और ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको फैलाया गया। चाइना चाहता है इसको डिनाई करें। एक चर्चा यहाँ पर और भी है कि चीन के पास ऐसे और भी वेपन है, केमिकल वेपन, तो क्या उसका इस्तेमाल करेगा? देखिए, चीन की तैयारी या बाकी राष्ट्रों की भी तैयारी ये होता है, एक न्यूक्लियर, दूसरा बायोलॉजिकल, तीसरा केमिकल और चौथा साइकोलॉजिकल। तो चाइना साइकोलॉजिकल वॉर में बहुत आगे है। एनुअली वो $10,000 करोड़ वो विश्व में खर्च करता है सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए। सोशल मीडिया और परचेज्ड मीडिया, ये सभी के ऊपर में, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर में, इंडिविजुअल्स के ऊपर में वो खर्च करता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, प्रोपेगेंडा है, वो बहुत आगे है। जो बात है न्यूक्लियर की, हम भी न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर की हम लोग बाद में बात करेंगे। हम लोग अभी ये जानना चाह रहे थे कि क्या बायोलॉजिकल वेपन या केमिकल वेपन का वो इस्तेमाल करते है उसके लैब में, भूषान में, और कौन सा लैब है? नहीं, तो क्या वह इस्तेमाल कर देगा? कर सकता है। इसके लिए हमारे पास क्या तैयारी है? देखिए, वो तैयार करेगा तो बायोलॉजिकल वेपन, देखा ना कोविड-19 में खुद भी तो मरा ना वो। ऐसा तो नहीं कि दुनिया मरी। नहीं, वो हमला नहीं था, वो तो एक इंसिडेंट था, वो लीक कर गया, हमला नहीं था वो, तो हमला नहीं कर। तो हमला भी करेगा तो स्प्रेड होगा ना। हम देखिए, ये न्यूक्लियर के बारे में अगर कोई बोले कि हम न्यूक्लियर की बहुत तैयारी करके रखे हैं। एक बातें और आ रही है कि वो साइबर अटैक भी कर सकता है हम पर, कुछ एरिया में वो शायद शुरू भी कर चुका है। आपको क्या लगता है अगर साइबर अटैक हुआ तो हम कितना नुकसान, हमारे सैनिक को कितना नुकसान होगा? देखिए, साइबर अटैक में क्या है, एक बात जान जाइए, हमारी स्ट्रेटेजी जो होती है उसके अलावा एक चीज होता है टैक्टिकल। जो हमारी टैक्टिकल चीजें होती है ना, वो ये जेनेरिक नहीं होती है, उस पर उसका कोशिश करेगा। लेकिन मेरे पास आप देख रहे हैं कि अभी अपना सेटेलाइट है, अपनी सारी चीजें हैं, वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि बात अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो एटॉमिक वार हो जाएगा? क्योंकि इधर पाकिस्तान भी है, चीन भी है, भारत, तीनों एटॉमिक पावर है।
तो हम कौन सा वो झुंझुना लेके बैठे हैं? हमारे पास भी तो है, इन दोनों के लिए हमारे पास है सफिशिएंट, हमारी इन दोनों के पास सफिशिएंट है। वायु क्षमता कैसी है इस वक्त? देखिए, अगर एयर सुपीरियरिटी की बात करेंगे, एयर पावर की, तो हम थोड़ा इनसे आगे हैं। सी की अगर बात करेंगे, नेवी की, साउथ चाइना में स्पेशली हम थोड़ा इनसे आगे हैं। अच्छा जी, सिर्फ हम थोड़ा पिछड़ रहे थे, तो वो थल में जो लैंड है उसमें, बट हमारा वो भी तैयारी हो जाएगी हमारी, 73 रोड्स बनने के बाद हम पहुंच जाएंगे वहां तक। क्या लगता है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आपको कि ऑक्साई चीन है, पीओके है, तो अब ये आने वाला है? देखिए, पॉलिटिकल विल होता है, सेना जो है वो काम करती है आदेश पर, पॉलिटिकल विल। और जहां तक पॉलिटिकल विल की बात करेंगे तो अनुमान लगाया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट में गृह मंत्री बोलते हैं सीए वाले उस वाला में डिबेट में कि जब पूछा गया कि अफगान के लोगों को, अफगानिस्तान से आए हुए माइनॉरिटीज को आप क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि आप भूल रहे हैं कि अक्षय चीन भी मेरा है, पीओके भी मेरा है, अक्षय चीन भी मेरा है। बोले थे कि हम जब भी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो अक्साई चीन की बात करते हैं, पीओके की बात करते हैं। तो एक पॉलिटिकल विल है, कब होगा, क्या होगा, किस लेवल आज दिखा भी जब प्रधानमंत्री पहुंच गए सीमा पर। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि वक्त आ गया है कि हम ऑक्साई चीन ले सकते हैं, हम पीओके ले सकते हैं, और शायद उसका समय आ गया? आपको क्या लगता है? आप एक्सपर्ट हैं, आप जानकार हैं। नहीं, देखिए, ये क्या होता है ना, ये सब जो टैक्टिकल चीजें होती है ना, टॉप सीक्रेट होती है, कब क्या करना है, ये वॉर प्लान बनती है, वॉर की स्ट्रेटजी होती है, ये सब टॉप सीक्रेट होती है। कुछ लोगों के हाथ में जाती है, कुछ के नहीं जाती है, वो भी जो उससे कंसर्न लोग हैं, बाकी लोगों को नहीं पता चलता है। और हम लोग रिटायर्ड लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता चलता, छोड़े 2 साल हो गया, कोई भी नहीं बता पाएगा इस विषय के ऊपर में कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। और कोई भी गवर्नमेंट ये बता के नहीं करती। ये विपक्ष वाले जो पूछते हैं, तो क्या विपक्ष से पूछ के कुछ किया जाएगा, मीडिया को बता के कुछ किया जाएगा? अब आप देखिए, हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर में व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। क्या व्हाट्सएप इंडियन आर्मी को गाइड करेगी क्या करना है, उसके हिसाब से चलेंगे? ये नहीं होता। अभी जो एक सीमा पर एक और बदल गया है नेपाल को लेकर के, अभी एक नया बातें आ गई है। आप इसको कैसे देखते हैं, नेपाल के साथ जो हमारा चल रहा है? पहले तो नेपाल अपनी समस्या झेल ले। ओली साहब अपनी समस्या, देखिए नेपाल का नहीं है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अभी हम सोच रहे हैं कि चाइना इज लैंड ग्रैबर नहीं है, वो एक पक्का बिजनेसमैन है। वो पूरा हिमालयन रीजन को कैप्चर करेगा, बिल्कुल करेगा। भूटान से उसके राजनीतिक संबंध नहीं है। सिक्किम को वो सिक्किम म्यांमार से कर रहा है बदमाशी, भूटान से बदमाशी कर रहा है, नेपाल के साथ भी कर रहा है। फर्क इतना है कि नेपाल को इतना पैसा देके उसने खरीद लिया है, नेपाल को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, इंक्लूडिंग म्यांमार, कि नेपाल के छोटे छोटे कंट्रीज को, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा किरिबाटी, ये एक छोटा सा आइलैंड है, उस किरिबाटी आइलैंड को इतना पैसा दे दिया उसने, इतने सारे प्रोजेक्ट्स दिए, क्योंकि उसको वहां पे नेवल बेस बनाना है। तो क्या यूरोपियन यूनियन सारे लोग घटनाक्रम में जो अभी कुछ दिन पहले जो हुआ लिम्पियाधुरा, जो नेपाल और के सीमा से सटा हुआ है, लिम्पियाधुरा, धारचूला वगैरह का जो मामला था, काला पानी का जो मामला था, आपको लगता है कि उससे भी जुड़ा हुआ है ये मामला क्या, जो अभी तनाव चल रहा है गलवान में? नहीं, उससे कुछ जुड़ा नहीं। देखिए, वो आज भी उसके नेपाल के नक्शा पर है। नेपाल आर्मी, नेपाल के कई गांव में ये आर्मी के जो सोल्जर्स हैं जी, और मतलब चाइनीज सोल्जर्स और चाइनीज लेबर्स, इंजीनियर्स, ये कई गांव में घुसे पड़े हुए हैं और वो अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करते हैं। तो नक्शा पे वो नेपाल का है, बट वर्चुअली उनका कंट्रोल है। वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं जो उनको सूट करता है।
जो एडवांटेजियस पोजीशन है उसको वो करता है। अभी एक बात तो है कि नेपाल नेपाल जो के है, भी कई गांव जिसमें कि रुई है और भी कई गांव है, उस पर भी चीन हाँ अपना रुई का भी सुन लिया आप। हाँ रुई पर क्या है, तो रुई में चाइनीज आर्मी के लोग घुसे हुए हैं, चाइनीज इंजीनियर, अभी आया कि क्योंकि चाइना में वो रोड बना रहा है, लेकिन चाइना में रोड बना रहा है। चाइनीज जासूस नेपाल में बड़े पैमाने पर घुस गए हैं, पाकिस्तान बिल्कुल, का भी बिल्कुल। हस्तक्षेप नेपाल में हो गया है। तो आपको लगता है कि नेपाल के बॉर्डर पर भी हमारे लिए एक नया खतरा पैदा होने वाला है? वो क्या रोड बना रहा है इंडियन बॉर्डर तक नेपालियों के लिए? पोखरा में एयरपोर्ट जो बन रहा है वो क्या नेपालियों के लिए है? भैरहवा में एयरपोर्ट बना वो क्या नेपालियों के लिए है? नहीं, वो इंडिया के लिए बनाया गया। तो एक बहाना है, नेपाल को खरीद रखा है पैसे से। वही हालत श्रीलंका की है। तो चाइना ने मेरे जितने भी पड़ोसी हैं भूटान छोड़ के, बाकी सबको उसने खरीद रखा है पैसे के लिए। अच्छा, और जिस दिन अगर ये बातें आगे बढ़ी, अगर तनाव और आगे बढ़ गया, तो सीपीईसी प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के साथ चल रहा है चाइना का, उस पर इसका कितना असर पड़ेगा? सीपैक के ऊपर में बिल्कुल पड़ेगा। अगर हम अक्षय चीन ले लें उससे वापस, तो रूट बंद हो जाएगा। दौलत बेग ओल्डी जो है उससे 30 किलोमीटर के बाद काराकोरम है, वहीं से वो निकल रहा है। उसकी नजर दौलत बेग ओल्डी के ऊपर में भी है। तो जो एक चीन के बौखलाहट का ये सब कुछ कारण है। यही कारण है, इसलिए कि हमने दौलत बेग ओल्डी में अपने हरकुलस C-130 और ग्लोमास्टर उतार दिए। तो 59 में बना था ये एयरपोर्ट और 62 में अबंडन हो गया, रीएक्टिवेट किया गया। आपकी इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है। कांग्रेस सरकार को पता नहीं था कि एयरफोर्स के कमांडर्स इसको रीएक्टिवेट कर रहे हैं। जब 2008 में रीएक्टिवेट होके लैंडिंग हो गई, एयर मार्शल बोरबोरा साहब ने जब लैंडिंग कर दिया, तब उन्होंने मंत्री को बताया और बाकी लोगों को बताया। ये सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तीनों चीफ को पता था। क्यों कि पहले भी जब उसको रिपेयर करने की कोशिश हुई एक्टिवेट की, 5 फाइल जो है ना वो पेंडिंग पड़े हुए थे नोटिस टू ऑब्जर्वेशंस के साथ। अगर छठा फाइल पढ़ाता उसका यही हस्त्र होता। वो कमांडर था, उस कमांडर ने ये तो बड़ी जानकारी है, ये तो बहुत बड़ी जानकारी है। तो ये जो हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी ना, इनका ढीला ढाला हिसाब किताब था और ढीला ढाला हिसाब किताब। अच्छा, अंत में हम लोग इस चर्चा को बैंड अप करें उससे पहले हम आपसे एक चीज जानना चाह रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे एरिया में चीन का कोई सैनिक या कोई पोस्ट नहीं है और ना हम उनके एरिया में है। विवाद फिर भी हो रहा है, तनाव फिर भी हो रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये क्या है माजरा, क्या है? इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, जो पहले बढ़ते चले आए, चाइना का क्या है, 2 किलोमीटर बढ़ता है, 1 किलोमीटर पीछे हटता है। 2014 के पहले वो जहां तक एडवांस कर चुके थे, मैं आपको जगह का नाम बता देता हूँ, जो अरुणाचल में अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में वो 60 किलोमीटर अंदर तक घुस चुके। तवांग में भी घुस चुके हैं 14 से पहले जी, 14 से पहले तवांग में घुस चुके हैं कुछ एरिया में। कामेंग ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में घुस गए, दिबांग वैली में घुस गए, दिलांग में घुस गए। तो ये तो बढ़ते चले आए समय के साथ, और जहां बढ़ते थे वहां अपना झंडा लगा दिया, बोर्ड लगा दिया और हर मीटिंग में बोला ये तो मेरा एरिया है, ये तो मेरा एरिया है, और हम चुपचाप बैठे रहते थे। पहले भी हो चुका है। अब देख लीजिए, हमेशा क्या गतिरोध उत्पन्न होती थी। 2-3 सप्ताह तक सेना रहती थी, नेगोशिएशन होता था, थोड़ा सा वो पीछे हटता। नहीं, अभी क्या हुआ? अभी हमने बढ़ने नहीं दिया उसको, जहां तक थे उससे बढ़ने नहीं दिया। आप फिंगर पॉइंट कहा जाता है, ये क्या है? ये फिंगर जो है, पेंगोंग लेक है, वहां पे 8 फिंगर है, उसका शेप फिंगर के टाइप का है। फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भारत का कहां तक है? भारत की टेरिटरी कहां तक जाती है? ये जो है फिंगर 8 तक। अच्छा, ये चाइना को फिंगर 8 तक रहना था, और ये बोला गया कि जो सीज फायर लाइन है, फिंगर 8 तक चाइना रहेगा और फिंगर 7 तक इंडिया रहेगा। क्या था इसमें? नहीं, फिंगर 3 तक इंडिया रहेगा। अच्छा, फिंगर 3 इंडिया रहेगा और फिंगर 8 चाइना रहेगा। इस बीच का जो है उस किसका होगा?
फिंगर 8 से 7, 6, 5 में चाइना को आगे नहीं बढ़ना था, और हमारे को फिगर 4 से आगे नहीं बढ़ना था। लेकिन चाइना क्या किया, फिंगर 4 और 8 के बीच में उसने स्ट्रक्चर्स खड़ा कर दिया, और जो ट्रीटी है, 3 ट्रीटी साइन हुई, मतलब एग्रीमेंट बोलिए, 93 में, 96 में और 2005 में। उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो सीज फायर लाइन है, उसके दोनों तरफ 2 किलोमीटर में कोई शांति बहाल रखेंगे, कोई भी आदमी ऐसा ऑफेंसिव मूवमेंट नहीं करेगा एक दूसरे सेना के लिए, और आमने सामने आते भी हैं तो अपने अधिकारियों को लड़ेंगे नहीं, अधिकारियों को उसकी सूचना देंगे, और उस 2 किलोमीटर में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे। बट होता क्या है, चाइना तो करता रहा, अभी फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में उसने वाच टावर्स बना दिए, टेंट्स लगा दिए, कई सारी चीजें स्ट्रक्चर बना दिए। इसका तो मतलब ये हुआ कि वो हमारे टेरिटरी में घुस गया। टेरिटरी हमारी नहीं है, इसलिए कि टेरिटरी डिस्प्यूट तो आज तक खत्म ही नहीं हुआ, सीज फायर लाइन है। अच्छा सीज फायर, और ये डिमार्केटेड नहीं है। वहां की स्थिति कुछ ऐसी है कि अगर आप पेट्रोलिंग करने निकलेंगे तो पहाड़ के तलहटी में चल रहे हैं, चलते चलते अचानक आपको नाले में घुसना पड़ेगा, नीचे आ गया, वो चाइना का एरिया, बोला चाइना कि हमारे इसमें क्यों आ गए। तो कहीं नाला है, कहीं गड्ढा है, कहीं पहाड़ है, बड़ी अजीब सी स्थिति है। तो जब तक हमारा ये बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा, ये सब चलता रहेगा। अंत में हाँ बताइए क्या होता है। लेकिन जो हमारा एग्रीमेंट है ना, उसमें स्किर्मिश नहीं होनी चाहिए थी। ये जो है कि हम वेपन लेके जाएंगे, बैरल नीचे रखेंगे, एक दूसरे पर लेकिन किया क्या, लाठी डंडे से, चाकू से, बैलेट से इसे प्रहार किया गया। ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए था। और ये चाइनीज करते हैं इसलिए कि उनको रेसिस्टेंस मिल रहा है। पहली बार, पहले उनको रेसिस्टेंस नहीं मिलता था, हमने उनको इधर जब से एनडीए सरकार है उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। आपको क्या लगता है, लास्ट में अंतिम कमेंट हम आपका जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि आपके समझ से, आप चूंकि एक्सपर्ट हैं, आप सीमा पर रहे हैं, आप ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं, आपने भारतीय फौज को बहुत करीब से देखा है, आपने दुश्मन के को भी बहुत करीब से देखा है, तो आपको क्या लग रहा है ये पूरा कुल मिलाकर के कि जो अभी स्थिति बन गई है, इसमें आपको क्या लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, युद्ध होगा क्या? देखिए, युद्ध अचानक नहीं होता है। अचानक जो होता है ना, वो सरप्राइज होता है। वो एक छोटे से एरिया में छोटे लेवल का, जिसको बोलते हैं लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, हुआ, इससे बड़ा थोड़ा लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन जब टोटल वार पे जाते हैं ना, तो कोई भी कंट्री टोटल वार के पहले तैयारी करता है 6 महीने, साल भर। लेकिन वॉर से पहले कई सारे दौर चलते हैं नेगोशिएशन पे। अच्छा, ये मिलिट्री लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, वो सब तो चल रहा है, लेवल पे सब चल रहा है। तो क्या लगता है कि संकेत है? क्या लगता है ये संकेत है? संकेत है, संकेत है ये। और चाइना को पूरे चारों ओर से प्रेशर है, लेकिन चाइना को अपना भी ना फेस सेविंग वाली जो बात होती है ना, अपना चेहरा बचाना है। अब वो तो डिक्लेयर नहीं कर रहा कितने लोग उसके मरे, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बता दिया, वो बताएगा नहीं। 40 बड़े, 45 बड़े, इसको लेकर के चीन में कुछ असंतोष भी है, असंतोष है, असंतोष है। चीन उसको दबा रहा है, और कितने मरे, क्या मरे, वो हमारे आर्मी के लोग कुछ हद तक बता पाएंगे जो वहां पे थे, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आएगी, हम नहीं बताएंगे ये चीजें, हम नहीं बताएंगे। लेकिन ये तो मान के चलिए कि उनकी भी कैजुअलिटी हुई है। तो उसने एक चीज माना कि उसके कमांडिंग ऑफिसर को कब्जा किया था, हमने कैप्चर किया था, उसको लौटाया, एक चीज माना। बाकी तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं उसका, वो देगा नहीं। उनके विदेश मंत्रालय का एक आया था कि अगर हमने अपनी कैजुअलिटी बता दी तो तनाव भड़क जाएगा, बढ़ेगा। और कोई भी कंट्री अगर उसके 30 बड़े होते और हमारे 45 बड़े होते, तो आप क्या सोचते कि देश की जनता चुप बैठी रहती? नहीं बैठी रहती ना। और हम तैयार हैं हैंड टू हैंड फाइट में भी, माउंटेन वॉरफेयर में। आज की तारीख में हमारी इंडियन फोर्स वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हैं, बेस्ट हैं। ये जो लोग चल रहे हैं ना, चाइना बहुत है और ये है वो है, बेकार की बात है। अंत में हम आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो भारत के लोग देख रहे हैं, दुनिया के दूसरे देश के लोग भी इसको अभी देखेंगे, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर कुछ स्थिति तनावपूर्ण जो अभी है उससे थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया,
कुछ और मामला फंस गया तो हम भारत के लोग, भारत का सेना किस अवस्था में होगी, कितना सुरक्षा दे पाएगी और कितना खतरा पैदा कर पाएगी चीन के लिए? आप क्या अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम चीन से तो हारेंगे नहीं, हम चीन से हारेंगे नहीं। डैमेज होता है मेरा भी। देखिए, वॉर जब होता है ना, आपकी इकोनॉमी डैमेज होती है, आपकी जो वॉर पोटेंशियल इंडस्ट्री है वो डैमेज होती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, खर्च होता है, काफी लोग मरते हैं, काफी परेशानी होती है। चाइना भी नहीं चाहेगा, इंडिया भी नहीं चाहेगा, पाकिस्तान भी नहीं। पहले पाकिस्तान भी बहुत धमकी देता था ना कि हम इससे पावर हैं, तो बाला कर दिया और उसके पहले कर दिया, क्या कर लिया? आज डरे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? अरे न्यूक्लियर रखे हो, वॉर करके दिखाओ ना। अरे हम तो सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो जाएंगे, तुम कहां बचोगे? मतलब तुम भी मरेंगे। कुल मिलाकर के आपका कहना यह है कि अगर तनाव बढ़ गया, अगर सीमा पर युद्ध के हालात पैदा हो गए, अगर चीन और पाकिस्तान एक साथ हम पर हमला कर दिया, बावजूद इसके हमारी सेना, भारत की सेना कमजोर नहीं पड़ेगी और हम इन सब से लड़ने की रणनीति पहले से बनाकर बैठे हुए हैं और हम इन सब पर भारी पड़ेंगे। आने वाले दिनों में ऑक्साई चीन, अगर बातें बढ़ी तो हम ऑक्साई चीन पर भी दावा करेंगे या उस पर कब्जा करेंगे, हम पीओके पर भी कब्जा करेंगे। ये आपका कहना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी आप सुन रहे थे, ये हमारे इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन बसंत कुमार जी थे। इन्होंने बहुत ही बेबाक शब्दों में यह समझाने की कोशिश की है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी किसी भी मोर्चे पर कमजोर पड़ने वाली नहीं है, बल्कि चीन पर और पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।